कि सर वो एग्रीमेंट्स जो पब्लिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे होते हैं, दोज आर द एग्रीमेंट्स which are against the public welfare at large and against the public interest, चाहे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल या कोई भी दूसरा इंटरेस्ट हो, पब्लिक का जो इंटरेस्ट हो उसके खिलाफ बात की जा रही हो, it is said to be against public policy. So whenever an agreement is harmful or injurious to public interest and public welfare, then it is said to be against public policy. सर क्या क्या एग्जाम्पल है? कि सर सबसे पहला ट्रेडिंग विद एनिमी, उसका कारण कल मैंने आपको समझा दिया था कि सर ट्रेडिंग विद एनिमी, एनिमी कौन? कि सर जिसकी कंट्री के साथ में हमारी कंट्री ने वार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वार डिक्लेयर किया हुआ है वो। ओके सर, तो सर क्यों ये जब वार चल रहा है तो आप एनिमी के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर सकते हो? सर फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि वो जो भी प्रॉफिट्स डिराइव करेगा हमारे साथ ट्रेड के साथ में उसे हमारे खिलाफ ही यूज करेगा। ओके सर। सर तो ट्रेडिंग विद एनिमी इज अगेंस्ट एज एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, देयरफॉर अनलॉफुल एंड वॉइड। सर इसको ऐसे समझो कि सर यहाँ पर वार डिक्लेयर हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, तो सर इस दौरान तो आप ट्रेड कर भी नहीं सकते और नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं बना सकते। सर इससे वार डिक्लेयर होने से पहले वाले जो एग्रीमेंट्स है वो या तो टेम्परली सस्पेंड हो जाएंगे या परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और जब वार खत्म हो जाता है फिर आप वापस ट्रेड करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कारण भी बता दिया, क्योंकि इट में प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द एनिमी कंट्री एंड इट में प्रूव अगेंस्ट वंस ओन कंट्री। चलिए ये हो गया पहला। उसके बाद में एग्रीमेंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज भी मैंने आपको समझा दिया था। थर्ड स्टार्ट करते हैं या सेकंड स्टार्ट करते हैं, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन और इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस आपको बहुत सा कॉमन सा ही लगेगा, पर चूंकि दो अलग पॉइंट है तो इनको इनको अलग अलग मेंशन करना रहेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन? देखो आप जो कानूनी प्रक्रिया है या कानून है उसके साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो, उसका गलत उपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। जैसे कि एन एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इज एन अब्यूज ऑफ जस्टिस, देयरफॉर सच एन एग्रीमेंट इज void. For example, an agreement to suppress criminal charges for offenses of public nature is illegal and void. सर ऐसे समझ में नहीं आया तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि सर ए ने बी को सी का मर्डर करते हुए देख लिया, ए ने बी को सी का मर्डर करते हुए देख लिया, बी ने मर्डर किया था सी का। अब या तो बी ए का भी मर्डर करे या फिर इसने उसके साथ में एक एग्रीमेंट बना लिया कि तू चुप रहना, किसी को कोई गवाही नहीं देगा, मैं तेरे को 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए दूंगा यदि तूने किसी को कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया था। सो द अग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इज फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट बी। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के ऊपर केस चलाने का, प्रोसिक्यूट करने का, उसकी प्रोसेस से आप स्टिफल कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। यदि आप चुप रह गए तो फिर सर जिसको सजा होनी चाहिए थी वो प्रोसेस में आपने छेड़छाड़ कर दी। यस सर। तो सर दिस इज एन एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। समझ में आ गया? यस सर। एक एग्जांपल है डब्ल्यू एच स्मिथ एंड सन्स वर्सेस क्लिंटन का। इसमें क्या हुआ था कि सर एक अखबार न्यूज़पेपर वाले थे, ठीक है सर, दर्श जैन को क्या है, बहुत ज्यादा खुंदस थी एक आरुष मुंद्रा नाम के आदमी से। ओके सर, खुंदस मतलब समझते हो, मतलब मन में बहुत ज्यादा उसके लिए ईर्ष्या भरी हुई थी। ये भी बिजनेसमैन, ये भी बिजनेसमैन। तो दर्श जैन ने न्यूज़पेपर एजेंसी के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया कि तू उसके खिलाफ गलत गलत बातें छाप, इस बिजनेसमैन के खिलाफ, कि ये तो इंपोर्ट ड्यूटी की चोरी करते हैं, ये माल स्मगलिंग करते हैं, ऐसा ऐसा करके। और जब ये तेरे पे केस करेगा कि तूने मेरे को बदनाम किया, जो भी तेरे से ये अमाउंट मांगेगा उसके लिए मैं तेरे को इंडेमनिफाई करता हूं, उसके लिए आई विल मेक गुड योर लॉसेस। सर आप क्या कर रहे हो? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन कर रहे हो। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब सर जो कानून के हिसाब से, जस्टिस के हिसाब से प्रोसेस चलनी चाहिए आप उससे छेड़छाड़ कर रहे हो। ठीक है, कि सर तू उसके खिलाफ गलत गलत बातें छाप दे और जो भी वो तेरे पे केस ठोकेगा उसके लिए मैं तेरे को इंडेमनिफाई कर दूंगा, जितने रुपए का भी तेरे पे पेनल्टी आती है। ठीक है, यही वाला केस है आपके डब्ल्यू एच स्मिथ एंड सन्स वर्सेस क्लिंटन।
A promise to indemnify a firm of printers and publishers of a newspaper against consequences of publishing a libel. Libel means गलत इंफॉर्मेशन किसी को बदनाम करने के लिए. Cannot be enforced. Held that firm has to pay the damages for the libel. अब सर ये कैसा एग्रीमेंट बन रहा है दर्ज जैन और न्यूज़पेपर वाले के बीच में कि सर एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है बिकॉज ऑफ स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन. तो सर एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसीज आर वॉइड एग्रीमेंट्स. सिंस दे आर वॉइड एग्रीमेंट्स सर दे कैनॉट बी एनफोर्स. अब यदि दर्ज जैन ने न्यूज़पेपर वाले को पैसा नहीं भी दिया तो भी न्यूज़पेपर वाले एग्रीमेंट इसलिए एनफोर्स नहीं करा सकता क्योंकि ये वॉइड एग्रीमेंट है. क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर, वेरी सिंपल. सो अग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. नेक्स्ट, कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस बाद में डिस्कस करता हूं. नेक्स्ट, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स. सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स. देखो कि सर एक सरकारी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर जो हेड है मिस्टर एक्स, इनके रिटायरमेंट में अभी 2 इयर्स हैं. ठीक है सर. जब तक ये रिटायर नहीं होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो अगले सबसे सीनियर आदमी है मिस्टर वाई, उनको यहाँ पर पदोन्नति नहीं मिलेगी. पदोन्नति मतलब प्रमोशन नहीं मिलेगा. तो सर मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को एक प्रपोजल दिया कि सर आप 2 साल पहले वीआरएस ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज ले लो. ठीक है, 2 साल पहले वीआरएस ले लो, मैं आपको 2 साल की तनख्वाह जितना पैसा दे दूंगा. ठीक है, आपको मॉनेटरी लॉस भी नहीं होगा और आप 2 साल पहले भी फ्री हो जाओगे. और जैसे ही आप फ्री हो गए आपकी पोस्ट मेरे को अपने आप 1 महीने के अंदर प्रमोशन मिल जाएगा तो मेरे को भी पैसा मिल जाएगा. तो पहले तो एक्स ने मना कर दिया कि नहीं यार ये सब अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, फिर बाद में एक्स को लगा यार 2 साल पहले फ्री भी हो रहा हूँ, पैसे की भी कोई नुकसान नहीं हो रही, जिंदगी जी लूंगा, ऐश कर लूंगा. तो सर इसने क्या किया, बोला ओके, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया. यस सर. सर ये कैसा एग्रीमेंट है? दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, विच इज फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस. हेंस it is against the hence it is against this is for sale of public office, hence it is against public policy as it is not having lawful object or consideration. ठीक है, therefore it is a void agreement. अब वादा करके पैसा नहीं भी दिया, void agreement है, वादा करके पैसा नहीं भी दिया तो भी अगले एनफोर्स नहीं कराया जा सकता. बाकी ये गलत एग्रीमेंट है बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस हो रहा है. पब्लिक ऑफिस का एक और एग्जांपल देखो, हमारा आरुष मुंदड़ा है. कल मैंने एग्जांपल बताया था ना, हमारा आरुष मुंदड़ा है. ओके, आरुष मुंदड़ा जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाह रहा था. तो वहां के एचआर मैनेजर के साथ में उसने एक एग्रीमेंट बनाया, तू मुझे गवर्नमेंट जॉब दे मैं तेरे को 20 लाख रुपए दूंगा. ठीक है, तो ये दिस इज एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस और नॉट? यस सर. सर व्हाई दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी? अरे भाई ऐसा करने से किसी न किसी जो वाजिब, जिसको वो पब्लिक की पोस्ट मिलनी चाहिए थी, उसका हक मारा जा रहा है. मान लो आपने किसी को पैसे देके किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी ले ली जहां 200 पोस्ट थी. तो सर आपने एक पोस्ट जिसपे पब्लिक का हक था, सही जेन्युइन कैंडिडेट आना चाहिए था, आपने उस पब्लिक के हक को मार लिया ये काम करके. सो सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस समझ लिया अपन ने. ये एग्जाम में आया हुआ है केस लॉ कि सर स्वामीनाथन वर्सेस मुत्थु स्वामी, स्वामीनाथन वर्सेस मुत्थु स्वामी. ठीक है, कि तू जल्दी रिटायर हो जा ताकि मेरा अपॉइंटमेंट हो जावे इस तरीके से. ठीक है, ये वर्ड एग्रीमेंट है. अब ये सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस के साथ में पब्लिक टाइटल्स भी क्या है यार? सर ये भी तो समझाओ यार. कि सर पब्लिक टाइटल्स आपने सुना है, ये पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड. ठीक है, ये सब क्या है? टाइटल्स दे रहे हैं ना आपको कि आप पद्म विभूषण हैं,
आप पद्म भूषण है, किसी को मरने के बाद में भी मरणोपरांत भी मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना अच्छा काम किया है, ऐसा भी दिया जाता है, आफ्टर डेथ भी दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है कि सर जो वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो सर अब सीधी सी बात ये है कि है ना, यदि इनको भी खरीदा बेचा जाने लगा, मान लो कि हमारी सृष्टि जो है, सृष्टि ने क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से साठ गांठ करके बोला तुम मुझे पद्म विभूषण दो, मैं तुमको 50 लाख रुपए देती हूँ। ठीक है, या चलो मैं तुमको 10 लाख रुपए देती हूँ, तुम मुझे पद्म विभूषण दो। सर सेल ऑफ पब्लिक टाइटल्स हो गया या नहीं हो गया? यस सर, सेल ऑफ पब्लिक टाइटल्स हो गया। यहाँ पर ये गलत है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है भाई। सर गलत ही है एक तरीके से, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जिसको जेन्युइनली मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। सर न्याय की वो जो प्रोसेस चल रही है उसमें आपने इंटरफेयर कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था सर, आपको ऐसा लगेगा जैसे स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन और इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस एक ही है, और मैं खुद भी बोलता हूँ जैसा सेम जैसा लगता भी है, पर सर इसमें चूंकि दो अलग अलग पॉइंट्स मेंशन किए हुए हमको भी करने हैं, ऐसा मत करना कि एक ही मेंशन करके छोड़ दो। ठीक है सर, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मान लो हमारे दर्श जैन ने और आरुष मुंदड़ा में लड़ाई हो गई, किसी मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेके इन दोनों में तनातनी हो गई, लड़ाई हो गई। ओके सर, तो कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिए, मैटर जज के पास में पहुंचा, आरुष मुंद्रा पहुंच गया जज के पास में, जज साहब ये पकड़ो 2.5 लाख रुपए और डिसीजन मेरे फेवर में दे देना। तो यहाँ पर यू आर इंटरफेयरिंग विद द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, यहाँ पर यू आर इंटरफेयरिंग विद द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, वॉइड एग्रीमेंट है। So an agreement to interfere with the process of justice is unlawful and void. An agreement whose object is to induce any judicial officer of the state to act partially or corruptly is void. What do you mean by judicial officer? Judicial officer means judge. ठीक है, to induce any judicial officer of the state to act partially or corruptly is void as it is opposed to public policy. However, ये देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि सर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर लॉ खुद अलाउ करता है कि आप लोग आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं, जो पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ केस करी हुई है वो सेटलमेंट कर सकते हैं। तो सर हाउएवर अ कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट ऑफ सिविल केस इज नॉट रिगार्डेड एज इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। सर सिविल केस की बात करी है, देखो एक लॉ में एक वर्ड यूज लिया जाता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस। सर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें आपस में राजीनामा किया जा सकता है। राजीनामा मतलब जो दो पार्टीज की लड़ाई चल रही है वो आपस में मिल बैठ के अपनी सुलह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिविल केसेस, कि सर तूने मेरा 5 महीने का किराया नहीं चुकाया, मैंने तेरे पे केस कर दिया, देख यार मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मैं तुझे 3 महीने का किराया दे सकता हूँ, केस वापस ले ले। ठीक है यार, इतना लड़के इतने साल लड़के और फिर कुछ भी नहीं मिले, इससे अच्छा है कि 3 महीने का किराया अभी दे, बाकी के 2 महीने का माफ, सेटलमेंट आपस में राजीनामा हो गया, केस खत्म। ये कोई इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस नहीं है, ये बिल्कुल सही और अलाउड प्रोसीजर है। लेकिन सर मान लो हमारा दर्श जैन इतना एक बार ये वो कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इसने जाके आरुष मुंदड़ा का मर्डर कर दिया। अच्छा, आरुष मुंदड़ा का मर्डर कर दिया तो सर क्या ये सिविल केस चलेगा इस पे? नहीं सर, इसके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा, क्राइम किया ना इसने। सर क्राइम, ध्यान रखना, क्राइम इज नॉट ओनली अगेंस्ट that particular person or his family members, but crime is also against the state। व्यवस्था के खिलाफ भी आप क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो सर जब भी 10 जन पे केस चलाया जाएगा ना, वो केस ऐसे चलाया जाएगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, अदर्स में आरुष मुंद्रा के फैमिली मेंबर्स भी आ जाएंगे, वर्सेस दर्श जैन। यानी कि 10 जन ने केवल इसके आरुष मुंद्रा के और उसके परिवार वालों के खिलाफ ही काम नहीं किया है, उसने स्टेट के खिलाफ भी
क्राइम किया। क्राइम इज नॉट ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन बट ऑल्सो अगेंस्ट द स्टेट। सर क्या यहाँ पर अलाउ किया जाना चाहिए कि आरुष मुंदड़ा के जो फैमिली मेंबर्स हैं इनके साथ में ये पैसे का लेन देन करके सेटलमेंट करके और फांसी से या फिर उम्र कैद से बच जाए? नहीं सर, ऐसा सेटलमेंट अलाउ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज तो पूरी सोसाइटी में क्या होगी, अराजकता मच जाएगी। अराजकता मतलब समझते हो, पैसे वाले सबका मर्डर करते रहेंगे और पैसे में सेटलमेंट करते रहेंगे और खुले घूमते रहेंगे। क्या ये अच्छी, किसी भी सोसाइटी के लिए क्या ये एक अच्छी बात होगी? नहीं सर, किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ही बुरी बात होगी। तो सर कुछ क्रिमिनल केसेस भी ऐसे होते हैं जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं जिनमें सेटलमेंट अलाउ होता है। बाकी के क्रिमिनल केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सेटलमेंट अलाउ नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो सर these are to interference with the course of justice, जजेस को और इनको पैसे खिला देना और ये सब काम करना। 1 मिनट होल्ड करना, मैं आता हूँ। आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। तो सर जहां पर कानूनी तौर पे सेटलमेंट अलाउड है, जहां पर कानूनी तौर पे सेटलमेंट अलाउड है वहां पर आप कर सकते हैं। और जहां पर गलत तरीके से कर रहे हैं, दैट इज इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, या फिर जज को पैसा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर दैट इज इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। और स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या बताया था मैंने कि सर आप जस्टिस की प्रोसेस, आप जस्टिस को ही अब्यूज कर दे रहे हो। जैसे कि वो तेरे पे केस करेंगे, तू कर तो आराम से, मैं तेरे को इंडेमनिफाई करता हूँ, झूठे खबर छाप उसके खिलाफ, ठीक है? ये सब बात है। तो सर या फिर क्रिमिनल चार्जेस दबा दे मेरे, तू तू है ना, तूने मेरे को मर्डर करते हुए देख लिया, ठीक है, किसी को बोलना नहीं, ये पकड़ 2 लाख रुपए। तो ये सब क्या है, यू आर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। दोनों अलग अलग मेंशन करना। नेक्स्ट, एग्रीमेंट फॉर, हाँ मुंदड़ा जी बोलिए। सर मैं पूछ रहा था, वो जो तो पहला वाला था ना, क्या स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, हाँ, उसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो जस्टिस का प्रोसेस चालू होने के पहले से ही वो खराब करता है, अब्यूज करता है जस्टिस को, नहीं ऐसा है ना? जरूरी नहीं है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जस्टिस का प्रोसेस चालू होने से पहले ही खराब कर लो। बेसिकली यू आर स्टिफलिंग विद द प्रोसेस ऑफ जस्टिस, ठीक है? दोनों जगह सेम ही हो रहा है, पर हमको 2 पॉइंट्स जैसे मेंशन करना है, तो इस बेसिस पे डिफरेंशिएट मत कर देना, ठीक है? ओके सर। हाँ। और इसका कोई क्लियर कट डिमार्केशन भी नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट, एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट अपोज्ड टू ड्यूटी। सर आपका कोई काम करना आपकी ड्यूटी था, ठीक है, आप उसके खिलाफ कुछ अपना एग्रीमेंट के थ्रू उसके अपोजिशन में कुछ काम कर लेते हैं, तो वो गलत तरीके का अग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। सर कैसे? एन एग्रीमेंट बाय विच वन पर्सन इज फोर्स्ड टू डू समथिंग विच इज अगेंस्ट हिज प्रोफेशनल और पब्लिक ड्यूटी इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सर कैसे? कि सर मान लो एक कंपनी है, या इस कंपनी को कोई चीज की जरूरत थी, तो इसने टेंडर फ्लोट किया, इसके मैनेजर ने। इसके मैनेजर तो का क्या, की ड्यूटी क्या थी कि सर जो भी बेस्ट टेंडर आएगा उसको सेलेक्ट करके उसको कंपनी के लिए फाइनल करना है। पर सर मान लो हमारी जिया जैन ने भी टेंडर फिल किया था, उसने मैनेजर को पैसा खिला दिया कि मेरा वाला टेंडर सेलेक्ट करना। ओके सर, एग्रीमेंट बन गया। ये एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जो जेन्युइन था, जिसका सबसे अच्छा टेंडर था, उसका तो रिजेक्ट हो गया, पब्लिक को नुकसान हो गया, और जिसने ब्राइब खिलाई उसको, उसका सेलेक्ट हो गया। तो सर एग्रीमेंट
for creation of duties, agreement for creation of interest opposed to duty is an agreement against public policy, hence it is not having lawful object or consideration, hence it is a void agreement. ठीक है, सेम एग्जांपल है कि सर मेरा टेंडर एक्सेप्ट करना है, ये पकड़ो 5,000 रुपए. नेक्स्ट, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स. मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, अब सर इसको दो तरीके से देखना है. कैसे कि सर आपने शादी.com का नाम सुना है और भारत मैट्रिमोनी.com का नाम सुना है? यस सर, शादी.com, भारत मैट्रिमोनी.com, ये प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं सर, मिस्टर एक्स हैं, उनको शादी करने की इच्छा है लेकिन कोई प्रॉपर मैच नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करते हैं, शादी.com पर के साथ में अपना एक अकाउंट खोलते हैं, यानी कि इसको पैसे देते हैं और वो अपना डेटाबेस इनको देता है, डेटाबेस का एक्सेस इनको देता है. ठीक है, डेटाबेस की देखो मेरे पास में ये प्रोफाइल्स हैं, आपके हिसाब से जो भी मैच होए वो आप देख के और आगे ये उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है. ठीक है सर. सर एग्रीमेंट बन रहा है दोनों के बीच में. यस सर. सर ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कतई कोई प्रॉब्लम नहीं. ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सर मान लीजिए हमारे कविश की शादी नहीं हो रही है. बेचारा कविश इतना फ्रस्ट्रेट हुआ गया कि उसने एक पर्सन मिस्टर वाई को बोला जाके मेरे लिए आप, ऐसा नहीं बोला कि रिश्ते लेके आओ, इसने बोला जाओ जाके बिहार या वहां से मेरे लिए आप एक गर्ल लेके आओ और मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा. ठीक है, ऐसा होता है बेटा, तुम लोग शायद बॉम्बे में बैठे हो, तुमको समझ नहीं है इस बात की. सीधा क्या कि जाओ मेरे लिए, मतलब नॉट ओनली गर्ल, बॉय लेके आओ. ऐसा भी होता है जहां पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो ये क्या हो गया यार, दिस इज मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट. पैसे के लिए ये ऐसे काम किए जा रहे हैं, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट. और जो गरीब घर वाले होते हैं वो कई बार ऐसा अपने घर के बच्चों को दे भी देते हैं. ठीक है, तो सर ये गलत है. दिस इज एन एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, हेंस इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट. क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यस सर. तो आइए, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स में एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन फॉर निगोशिएटिंग मैरिज बिटवीन पार्टीज इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड वॉइड. अब सर देखो, पंडित जी हैं, पंडित जी यदि आपको वही शादी.com जैसे डेटाबेस बता रहे हैं, इसका मतलब लाइन का समझना, इसे डेटाबेस लाके दे रहे हैं, ओके दैट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. बट सर कोई बिल्कुल वो जब सेकंड सिचुएशन बताई वैसा काम कर रहे हैं, तो सर दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. देखो नोट में लिखा भी है, मैरिज ब्यूरो ओनली, और मैरिज ब्यूरोज या फिर जो मैरिज ब्रो, ये जो शादी.com और ये जो ऐसे ऑनलाइन ब्यूरोज होते हैं, ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड डजंट नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवार्ड, देयरफॉर इट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस पॉइंट. वो मैरिज ब्यूरो का काम और शादी.com और इनका काम गलत नहीं होता है, वो बिल्कुल वैलिड होता है. आप लोगों ने एक वो सीरियल देखा होगा ना, क्या नाम है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें एक कैरेक्टर है पोपटलाल, वो हमेशा मैरिज ब्यूरो में फीस ही भरता रहता है, ये हमारा ये प्लान ले लो, वो प्लान ले लो. ठीक है, तो वो क्या गलत एग्रीमेंट है? नहीं नहीं, वो कतई गलत एग्रीमेंट नहीं. ठीक है, एग्जांपल्स या केस लॉस पढ़ते हैं. वेंकट कृष्णा वर्सेस वेंकट चलम. क्या है? a sum of money was agreed to be paid to the father in consideration of his giving his daughter in marriage. देखो जो मैंने सेकंड एग्जांपल बताया था ना, वही सम ऑफ मनी, कि पिताजी को बोला शादी करवा दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे. Sum of money was agreed to be paid to father in consideration of his giving his daughter in marriage. Held such a promise amounted to a marriage brokerage contract and was void. Venkat Krishna versus Venkat Chalam. ठीक है. Second, where a purohit was promised a certain sum of money in consideration of procuring a second wife for the defendant, it was held that the promise was opposed to public policy and is void. कि सर हमारे लिए, हमारे पहले वाइफ का डिवोर्स हो गया या डेथ हो गई है, आप हमारे लिए सेकंड वाइफ लेके आइए, हम आपको इतना पैसा देंगे. हाँ हाँ, ये गलत एग्रीमेंट है.
आप डेटाबेस लेके आओ, या डेटाबेस के लिए आप पैसा चार्ज कर रहे हो, या रिश्ते दिखाने के लिए जैसे मैरिज ब्यूरो जैसे कर रहे हो, दैट इज अ सेपरेट। इंसान नहीं, और इंसान लेके आओ पैसा देंगे, ये गलत तरीका है। सो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स किस हद तक अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और किस हद तक नहीं है, ये दोनों मैंने आपको बताया। एग्जाम में यदि गलती से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इंटरफेरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज। agreements interfering with marital duties. Sir, an agreement which interfere with performance of marital duties is against public policy and void. For example, a promise made by a married person to marry during the lifetime of his spouse. सर मिस्टर एक्स हैं, पॉलीगैमी हमारे देश में वैसे ही बैंड है। पॉलीगैमी का मतलब एक साथ दो दो जनों से आप शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने यदि मिस वाई को ये वादा किया है, भले ही मेरी शादी हुई भी है, मैं आपसे भी शादी कर लूंगा ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ माई ऑलरेडी जो वाइफ बैठे हुए उनके लाइफ टाइम के दौरान, सर दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी, हेंस इट इज वॉइड एग्रीमेंट। बात समझना। सो एग्रीमेंट्स विच आर इंटरफेरिंग विद marital duties are not having lawful object or consideration, and hence they are void. Agreements for creation of monopolies are absolutely void, क्योंकि उससे पब्लिक का नुकसान हो रहा है। ठीक है सर। अब एक और बचा है कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस। कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैंपर्टी एंड मेंटेनेंस? देखो दो तरीके से समझना कि है ना, Camperty is an agreement whereby one party is to assist another to bring an action for recovering money or property and is to share in the proceeds of the action. ठीक है सर। और मेंटेनेंस क्या होता है मैं भी समझाऊंगा आपको। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट टू गिव असिस्टेंस आइदर फाइनेंशियल और अदरवाइज to enable him to bring or defend legal proceedings when the person giving assistance has got no legal interest of his own in the subject matter. Now please try and understand मेंटेनेंस और कैंपर्टी क्या होता है। देखो, कैंपर्टी में भी और मेंटेनेंस में भी सर, यहां पर तो क्या हो रहा है, मान लो गांव का एक बेपढ़ा लिखा आदमी है, उसकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, उस बेचारे को, वो बेचारा कभी जीवन में शहर आया नहीं, ठीक है, उसको कुछ पता नहीं लीगल प्रोसीजर्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। ठीक है सर, उसको कुछ पता नहीं है लीगल प्रोसीजर्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, नंबर वन। तो सर अब वो शहर की तरफ आया, शहर में किसी तरीके से कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में एक मिस्टर एक्स थे, ठीक है, वकील साहब थे या कोई भी थे, मिस्टर एक्स थे, उनसे अपने पूरा दुखड़ा रोया, और दुखड़ा रोने के बाद में बोला कि सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओके सर, इन्होंने कहा मैं तेरी मदद तो कर दूंगा, ओके, और जब तू मैं सारी कोर्ट की फीस भर दूंगा, कोर्ट भी ऐसे केस नहीं देखता है आपका, कोर्ट में फीस भरनी पड़ती है, नंबर वन। नंबर टू, सर वकीलों की फीस भरनी पड़ती है। नंबर थ्री, सर वकीलों को हर थोड़े टाइम में खर्चे के पैसे देने पड़ते हैं। नंबर फोर, सर बहुत सारे भागा दौड़ी और भी करनी पड़ती है, केस लॉस ढूंढने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, तो वट एवर इट इज, कि मैं तेरे लिए सब कर दूंगा, ओके, लेकिन जब तू केस जीत जाएगा, तब तू केस जीते हुए में से 50% अमाउंट मेरे को देगा। तब तू केस जीते हुए में से जो भी तेरा अमाउंट तेरे को मिलेगा, उसमें से 50% अमाउंट तू मेरे को देगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए ये सब काम किया। ठीक है सर। इस बंदे का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उस जमीन या उस किसान से, पर फिर भी वो इसको ऐसे हेल्प कर रहा है। हेल्प क्या कर रहा है, उसने इसे धंधा बना लिया है, उसने इसे, हाँ भाई आ जाओ, किसको केस लड़ना है, कुछ समझ नहीं है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको फंड भी कर दूंगा, मैं तुमको वकील भी करा दूंगा, केस भी लड़वा दूंगा, कोर्ट फीस भी भर दूंगा, लेकिन जब जीतो तो 60% अमाउंट मेरे को दे देना, 40% तुम्हारा, 50 मेरे को दे देना, 50 तुम्हारा।
60 तुम रख लेना, 40 मेरा। सर इतना हाई अमाउंट, सर दीज आर नो। सर गलत हो रहा है ना? यस सर। बिजनेस की तरीके से हो रहा है ना? यस सर। खुद का कोई उसमें है नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। ये कैसे एग्रीमेंट्स हो गए? कैंपर्टी एग्रीमेंट्स। ओके। नाउ यदि ऐसा होता कि जो भी तू जीते उसका फॉर एग्जाम्पल 80% तू खुद रख लेना, 20% मेरे साथ शेयर कर देना सर, तो ये वैलिड कैंपर्टी एग्रीमेंट्स होते। इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि अमाउंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ऊपर वाले क्या है, बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से अमाउंट आप रख रहे हो, तो ये वॉइड कैंपर्टी एग्रीमेंट्स है। बात समझ में आई? वॉइड एग्रीमेंट्स है। तो सर कैंपर्टी एग्रीमेंट्स जो है वो वैलिड भी हो सकते हैं और वो वॉइड भी हो सकते हैं, जिसमें किसी मिस्टर एक्स का, जिसका उस पूरी प्रोसेस से, धंधे से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, लेना देना ही नहीं था, उसने फंडिंग करके और इसको बिजनेस बना के काम कर लिया, ठीक है। तो सर वैलिड तब जब वो वापस में जेन्युइन रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे, और सर वॉइड कब? जब नॉन जेन्युइन रिटर्न्स यहां से यहां पर आ जाए। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? कैंपर्टी एग्रीमेंट्स कब वैलिड होंगे और कैंपर्टी एग्रीमेंट्स कब वॉइड होंगे? Yes, Campertius agreements can be valid as well as void. क्या ये बात समझ में आई? Campertius agreements can be valid, Camperty agreements can be void. बोलो रे, बात समझ में आई? All of you, आरुष, सृष्टि, दिशी अग्रवाल, खुशबू, जिया, वोरा, यस जिया सर। सेन, श्रेया, बियानी। बियानी लेट कैसे आई? तो मैं भूल गई थी। अरे मैं नहीं भूला, तू भूल गई। चलो कोई बात नहीं, चलो फिर एक काम करो, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो सब 10 के 10 जने।